हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। यहाँ से आपका देखा जाए तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वाला भी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं 11th में, एंड उसका बाद 12th में हम लोग उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और हर जगह पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो कंसेप्ट है, हम लोग आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो मैग्नेटिक कंसेप्ट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली। सेम कंसेप्ट है, कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के लेना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगा, राइट। तो राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है पहला पॉइंट? हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका सिंबल होता है फाई, राइट। अभी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया है देखो, पहले डेफिनेशन लिख लो सब लोग। इट इज द नंबर ऑफ लाइन्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इट इज द नंबर ऑफ लाइन्स passing through area is called as electric lines of force. What is the definition of electric lines of force? The number of lines passing through particular area is called as electric flux. तो यहाँ पे समझ के लेना, ये सिर्फ एक नंबर है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का एक नंबर है। कौन सा नंबर है? वो बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है। तो जैसे कि मान लो आपको बोला गया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसे इधर जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक एरिया बना दिया ऐसे। तो देखो ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया ए है। तो आपसे बोला गया कि बोलो इस एरिया में से कितना लाइन जा रहा है, तो 3 लाइन जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 क्या है? नंबर है। नंबर है मतलब स्केलर है, वेक्टर है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, मतलब उसका डायरेक्शन नहीं है, राइट। उसके बाद इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, वो याद रखो, इसका एसआई यूनिट होता है वेबर। क्या यूनिट होता है? वेबर होता है। डायमेंशन इसका बाद में देख लेंगे हम लोग। एसआई यूनिट इज वेबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका सिंबल क्या है वेबर का? W, कैपिटल W छोटा b, WB इज अ वेबर। अब इसका फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला पे अगेन, फॉर्मूला के लिए अगेन डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या कहता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। चलो अभी देखो इधर, मान लो ये आपको दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ऐसे दिया, राइट। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एरिया रखा, ऐसे एरिया रखा मैंने। तो उस केस में इसमें से कितना लाइन जा रहा है? तो आपका आंसर आएगा 3। इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना लाइन जा रहा है? 3 जा रहा है। 3 आंसर आएगा। सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा देता हूं, तो अभी आपका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम लोगों ने एरिया को कांस्टेंट रखा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा दिया, तो फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो वी कैन से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से क्या समझ में आ रहा है हमें? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आ रहा है, राइट। पहला पॉइंट। अभी आते हैं हम लोग एरिया पे। आपको क्या बोला गया है? ये है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। 3 दिए। कितने? 3 दिए। अभी ई को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। पहले सेक्शन में क्या कांस्टेंट रखा था? एरिया। सेकंड सेक्शन में क्या कांस्टेंट रखा? ई। अभी इसमें आपसे बोला गया कि मान लो ये आपका एरिया है, राइट। ये एरिया A1 है मान लो। अभी इस एरिया में से कितना नंबर ऑफ लाइन जा रहा है? सिर्फ एक ही जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, एरिया का वैल्यू बढ़ा देता हूं। तो एरिया का, अभी ये नया एरिया बना A2। तो इस केस में क्या हुआ देखो, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो उस केस में फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एरिया है। ओके। अभी देखो थर्ड केस में
थर्ड केस में आपका ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है, राइट। एंड अब हम लोग एरिया को कैसे रखेंगे, तो एरिया को उसका डायग्राम बता देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके लिए क्या यूज करूँ, चलो इसका यूज कर लेता हूँ मैं। हाँ, अभी देखो ये वाला आपका एरिया है मान लेना। इस एरिया को अगर मैंने ऐसा प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना जा रहा है, इसमें से 3 जा रहा है। बट अगर मैं ऐसा प्लेस करता हूँ तो इसमें से कितना लाइन जा रहा है, 0 लाइन जा रहा है। तो ऐसे प्लेस करता हूँ तो कितना लाइन जा रहा है, 3। ऐसे प्लेस करता हूँ तो कितना लाइन जा रहा है, यहाँ पर 0 जा रहा है। मतलब ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर भी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर। ओके चलो अभी देखो इधर, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग पॉइंट है। ये एरिया पहले मैंने ऐसे रखा, राइट, ये एरिया। अभी इसका एरिया वेक्टर याद रखो, एरिया का जो वेक्टर होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जब 0 डिग्री है तो आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। एंड अगर मैंने एरिया को मान लो ऐसे रखा ये वाला, तो उस केस में एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तो एंगल कितना बना रहा है, 90। तो उस केस में जब थीटा का वैल्यू आपके पास 90 है तो फ्लक्स आपको कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मतलब 0। तो ऐसा कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है जो 0 डिग्री को मैक्सिमम वैल्यू देता है, 90 डिग्री को मिनिमम वैल्यू देता है, तो कॉस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका कॉस आएगा। मतलब आपका फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये थोड़ा सा आपको टफ जा रहा होगा, टेंशन मत लेना, अगले 5 मिनट के अंदर ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, तो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। कौन से 3 फैक्टर है, देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस थीटा है। क्या है, ई ए कॉस थीटा, where E is electric field intensity, A is the area, theta is the angle between both of them, right? Okay, अभी ये cos है, मतलब यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड A वेक्टर। अरे बाप रे, यहाँ पे देखो एक नया पॉइंट आ गया। ये जो एरिया है, क्या ये एरिया वेक्टर होता है क्या? क्योंकि देखो अगर ये कॉस है, ये डॉट हो रहा है, तो कंपलसरी एरिया क्या होना चाहिए, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे आपको रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल का एरिया साइड 1 इंटू साइड 2, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये सबका आप लोगों ने अभी तक मैग्नीट्यूड ही पढ़ा है, उसका डायरेक्शन नहीं पढ़ा। यहां से आपका नया पॉइंट स्टार्ट होता है, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने अभी तक एरिया को एज ए स्केलर पढ़ा है, स्केलर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, बट अभी हम लोग उसको क्या मानेंगे, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि तुम लोगों ने इसके पहले फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद करना, मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर, वेक्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों ने कैसे निकाला था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से, एंड ए क्रॉस बी मतलब आपको क्या देता है, स्केलर है वेक्टर। रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, बट ज्यादा डिटेल में हम लोग गए नहीं थे। तो याद रखो कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। चलो यहाँ पे एक नोट लिखो तुम लोग। नोट क्या है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। नेक्स्ट, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। अभी परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मीनिंग क्या है, तो देखो मान लो मेरे पास एक दिया है ऐसे कुछ स्क्वायर दिया है, ये वाला एरिया दिया है मान लो, राइट। अभी इसका जो एरिया वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब देखो ये इसका परपेंडिकुलर है, इवन इसका परपेंडिकुलर इधर भी बनेगा ना। चलो डायग्राम देख लो,
यहाँ पे बता देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर है रेक्टेंगल, राइट। अब ये जो स्क्वायर है रेक्टेंगल है, इसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा एंड ये ऐसे भी आएगा। तो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर, इधर भी ये डायरेक्शन में बनाया जा सकता है, ये डायरेक्शन में बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे और एक पॉइंट मिस किया मैंने, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। याद रखो क्या है, अवे फ्रॉम द सरफेस, अवे फ्रॉम दी सरफेस। जैसे कि मान लो ये आपका एरिया है, राइट। अभी इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर ना, इससे अवे, अभी ये भी परपेंडिकुलर बनेगा ना, बट टुवर्ड्स बन रहा है, टुवर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये होगा आपका इसका एरिया वेक्टर, राइट। ओके, चलो उसके बाद ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया। मान लो आपको एक स्फीयर दिया गया, तो स्फीयर के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा, सिलेंडर के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग। ये सब कुछ नोट के अंदर आएगा। आपको क्या दिया है, एक मान लो स्फीयर दिया, पहले रेक्टेंगल देखा, अभी स्फीयर देखेंगे। तो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डजंट मैटर, स्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ पर है। आपसे बोला गया, बोलो एरिया वेक्टर क्या आएगा, तो क्या करो, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करो, मान लो ये वाला पार्ट, इस पार्ट का आपको एरिया वेक्टर पूछा गया। तो इसका परपेंडिकुलर, अभी किसी भी पॉइंट पे, स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब वो क्या होता है, वो उसके रेडियस में से चला जाता है, तो ये आएगा उसका एरिया वेक्टर। मान लो आपसे पूछा गया, बोलो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगेन रेडियस में से जो लाइन जा रहा है वो उसका एरिया वेक्टर होगा। अगर यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पर क्या आएगा, वो देखो ये ऐसे आएगा। किसी भी पॉइंट पे पूछने दो, तुम्हें क्या करना है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आगे समझ में। अच्छा, मान लो तुम्हें सिलेंडर के लिए पूछा गया कि बोलो भैया एरिया वेक्टर क्या है सिलेंडर का, तो देखो ये वाला सिलेंडर आपका ऐसे, ये इसका ऊपर वाला सरफेस, ये इसका नीचे वाला सरफेस। तो सिलेंडर देखो, सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि एक कर्व सरफेस होता है एंड दो फ्लैट सरफेस होते हैं, ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, नीचे वाला फ्लैट सरफेस। अभी इसके, अच्छा ये हॉलो हो सॉलिड हो डजंट मैटर ना। अभी इसके लिए एरिया वेक्टर क्या आएगा, अगर आपसे बोला गया कर्व सरफेस के लिए बोलो एरिया वेक्टर क्या है, तो कर्व सरफेस का कोई भी एक छोटा सा पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ, तो इसका परपेंडिकुलर देखो ऐसा आएगा। इवन तुम लोग यहाँ पर भी लोगे तो देखो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर आएगा, सही है ना। तो ये आपका कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे, इधर ऐसे ऐसे आने वाला है। अच्छा, जो फ्लैट सरफेस है, ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, तो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस देखो, ये वाला छोटा सा मैंने पार्ट कंसीडर किया, उसका एरिया वेक्टर देखो इधर आएगा, राइट। और नीचे वाले सरफेस के लिए भी क्या होगा, ये आपका एरिया वेक्टर होगा, राइट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड शेप्स थे, स्टैंडर्ड बॉडीज थे जो आगे जाके आपको यूज करना है, जिसमें एरिया वेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एरिया क्या है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। तो उसके कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिए यहाँ पर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये फॉर्मूला को थोड़ा सा अगेन डिस्कस करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट ए है। तो थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिला आपको, ई ए कॉस थीटा मिला था, सही है। इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखेंगे हम लोग। अभी आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इस केस में भी मान लो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, राइट। उसके बाद आपको बोला गया कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा है, इसका एरिया आपको ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया, ये है एरिया। एंड इसका जो एरिया दिया है आपको दिया है, देखो ऐसे ऐसे, ये है आपका एरिया। अभी आपसे पूछा गया कि बोलो दोनों केस में फ्लक्स कितना आएगा, राइट। चलो फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस के लिए देखो,
हमेशा क्या करते जाओ, देखो फ्लक्स का जब भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में या मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट या ईएमआई के अंदर, फ्लक्स कंसेप्ट जहां पर भी आता है ना, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन ए डायरेक्शन ऑफ ई एंड एरिया, राइट। सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, डायरेक्शन के ऊपर। तो ई का डायरेक्शन क्या है, देखो ई किधर जा रहा है, आई कैप में जा रहा है, सही है ना, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। बाद में जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर, मतलब ये भी इधर जाएगा। तो आपका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल कितना आएगा यहाँ पर, 0 डिग्री आएगा। कितना, 0 डिग्री। तो ये केस कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू 0 का। चलो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो फाई कितना आएगा, ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना 1। तो ये है आपका फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा जब 0 होता है उस केस में फ्लक्स कितना आएगा, ई इंटू ए आएगा, राइट। चलो इस केस में देखो, अभी ई किधर जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है आई कैप में, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है ना। एंड इसका परपेंडिकुलर देखो, एरिया का परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, मतलब ये बाहर मतलब कौन होता है, जेड होता है। तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो जा रहा है के कैप में, आइदर के कैप या माइनस के कैप। तो देखो जो आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन एंड के कैप मतलब जेड डायरेक्शन, एक्स एंड जेड में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, राइट। तो इसका मीनिंग है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू अगर मैंने 90 डिग्री पुट किया फॉर्मूला में, तो cos 90 कितना, 0। तो फ्लक्स इतना आएगा, ई ए आएगा, हाँ फ्लक्स इतना आएगा, 0 आएगा, सही है। तो ये फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू। तो याद रखो फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ई इंटू ए। एंड फ्लक्स का जनरल वैल्यू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, राइट। एंड फ्लक्स ऐसा कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बट आपके लिए यहाँ पर एक नया पॉइंट है, इसलिए बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दबाजी में, राइट। यहाँ पे बच्चा सोचता है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, ऐसा नहीं। एरिया वेक्टर का डेफिनेशन समझ लो। एरिया वेक्टर क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। आ गया समझ में। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है। चल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर के और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंगल के लिए। एक बार एंगल का पूरा क्लैरिटी आ गया तो आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। टफ नहीं है, सिर्फ एंगल अलग पॉइंट है। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्या दिया आपको, देखो आपको बोला गया कि ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ये वाला आपका जेड एक्सिस है, राइट। उसमें बोला है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्यूब रखा। क्या रखा है, क्यूब रखा है। क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्यूब रखा। डायग्राम अच्छा बनाओ थोड़ा सा। हाँ, एक हम लोगों ने क्या रखा, देखो यहाँ पर क्यूब रखा। चलो हो गया। अभी क्यूब कहाँ पे रखा है, इधर पीछे जा रहा है, मतलब माइनस जेड, इधर जेड है तो इधर माइनस जेड। बाद में क्यूब का साइड आपको दिया है ए मीटर। कितना दिया है, ए। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो कि इधर जा रहा है ऐसे। ये जो रेड कलर वाला लाइन है ना, ये ऐसे कुछ तो दिया है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया आपको ई नॉट। कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। एंड इसके कुछ पॉइंट है, मान लो पॉइंट कैसे है, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ये जो क्यूब है, क्यूब के कितने सरफेस है, 6 सरफेस है। आपसे बोला जाता है कि बोलो किसी भी एक सरफेस में आपको एक पर्टिकुलर सरफेस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस पर्टिकुलर सरफेस में से बोलो फ्लक्स कितना आएगा, राइट। चलो सॉल्व करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर।
ये ज़्यादा ही लाइंस हो गए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, अननेसली कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखाई दे रहा है। चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सॉल्व करते स्टार्ट करते पहले मैं सॉल्व करता हूँ नंबर 1 क्वेश्चन। आपसे बोला गया फ्लक्स थ्रू 2, 4, 6, 8 किस में से बोला गया 2, 4, 6, 8 में से 2, 4, 6, 8। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर स्क्वायर, उसमें से कितना। तो देखो पहले सिंपल देखो, जब भी फ्लक्स फाइंड करना है आपको, ये तो ई ए कॉस थीटा आपका फॉर्मूला है। ई का वैल्यू कितना दी है ई नॉट, हर केस में ई का वैल्यू कितना है ई नॉट है। हर केस में एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है तो वो है स्मॉल ए स्क्वायर, बचता कौन है थीटा है, राइट। तो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा थीटा के ऊपर। चलो हाँ फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप में, ये आएगा ई नॉट आई कैप। एंड आपका एरिया वेक्टर है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना ए स्क्वायर, एंड इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा ऐसे आएगा ना, ये भी पॉजिटिव एक्स में आ रहा है। तो मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू 2, 4, 6, 8 इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस आई कैप मतलब एंगल कितना 0, कॉस 0 कितना 1, तो ये आएगा ई नॉट ए स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 2, 4, 6, 8 में से कितना फ्लक्स जा रहा है ई नॉट प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, राइट। अच्छा अभी आपसे बोला गया 1375, बोलो 1375 के लिए क्या आएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1375 कितना आएगा, सोचो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना दिया बाय डिफॉल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप। अभी हम लोग देखेंगे एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है ए स्क्वायर, ये 1357, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर एंड अवे मतलब इधर आएगा ना, इधर तो नहीं जा सकता अंदर, इधर तो क्यूब है तो किधर आएगा इस तरफ आएगा, इस तरफ मतलब नेगेटिव एक्स में, तो ये हो गया माइनस आई कैप। अरे आई कैप एंड माइनस आई कैप में कितना एंगल होता है 180 डिग्री का। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1375 कितना आएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ 180। अच्छा कॉस 180 कितना होता है कॉस 180 -1। तो ये आंसर क्या आएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1375 इज माइनस ई नॉट ए स्क्वेयर। आगे समझ में, बहुत अच्छे, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कौन सा सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया, बोलो 3, 4, 7, 8 में से फ्लक्स कितना आ जाएगा। अभी थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं। 3, 4, 7, 8 के लिए एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, देखो परपेंडिकुलर आएगा ऐसे ऊपर, तो ऊपर आ रहा है मतलब कैसा होगा, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, कॉस 90 कितना 0, आपका आंसर आएगा 0, राइट। चलो और एक एरिया और एक सरफेस ले लो, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1256 ले लो, 1562 बॉटम सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना 90, कॉस 90 0। कितना इजी है देखो, ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, आपको बोला गया 1, 2, 3, 4 के लिए बोलो कितना, क्वेश्चन नंबर 6 फ्लक्स पासिंग थ्रू 5, 6, 7, 8 कितना, हाँ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सामने वाला सरफेस, उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना 90, cos 90 0, राइट। बाद में 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये पीछे वाला सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अंदर आएगा, अंदर मतलब वहां पर अगेन 90 मतलब cos 90 0। तो टोटल 6 सरफेस थे, 6 सरफेस के 6 क्वेश्चन हो गए। आगे समझ में कोई डाउट इसमें, चेक कर लो एक बार सब कुछ, सारा खेल एंगल का है। देखो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन ई एंड ए, कॉन्सेंट्रेट ऑन थीटा इन ईच एंड एवरी केस, थीटा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। ओके चलो, अभी अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि बोलो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना आएगा, राइट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब मतलब कितना, क्योंकि हर एक सरफेस में जो फ्लक्स जा रहा है वो मेजर करो, सबका एडिशन करो, वही आपका आंसर होगा। तो देखो इसमें से कितना जा रहा है प्लस ई नॉट ए स्क्वेयर,
इसमें से कितना जा रहा है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, ये बाकी क्या है प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अरे मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0 आएगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई डाउट इसमें? यस, ओके। तो एक पर्टिकुलर 2468 एरिया में से ई नॉट ए स्क्वायर आएगा, 1375 में से माइनस आ रहा है, बाकी सरफेस में से 0 आ रहा है, क्यूब में से भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है यहाँ पर, तो आपका कौन प्ले करता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर में क्या याद रखोगे, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is perpendicular to the surface and away from the surface. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा पॉइंट बचा है। अभी देखो, हमें पता है कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा है एंड आपसे बोला गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है बोलो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सही है, ये पूरा एरिया में से कितना जा रहा है। बट अगर सिंपल आप लोगों को इतना बोला गया कि एक छोटा सा एरिया है, मान लो ये छोटा सा एरिया डी ए मान लो, इस डी एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है, ये अगर आप लोगों से पूछा गया तो कैसे फाइंड करोगे। देखो पूरा एरिया में से अगर 5 जा रहा है तो छोटा एरिया में से छोटा फ्लक्स जाएगा। तो छोटा फ्लक्स मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया DA इज, वो क्या आएगा, तो होगा छोटा फ्लक्स इज इक्वल टू, ई का वैल्यू ई है, एरिया छोटा लिया हम लोगों ने, कॉस थीटा। सही है, तो स्मॉल एरिया में से फ्लक्स भी स्मॉल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स passing through area A is, ओके देखो इधर छोटे में से कितना चला गया, D5 चला गया। ऐसे D5 अगर मैंने सारे एरिया में से निकाला, मतलब मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये पूरा एरिया के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा बेसिकली फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D5, सबका एडिशन करेंगे मतलब इंटीग्रेशन ऑफ D5, जितने भी D5 है सबका एडिशन करो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पर 2 फार्मूला याद रखने हैं फ्लक्स के, एक है फ्लक्स का फार्मूला EA कॉस थीटा एंड एक है फ्लक्स का फार्मूला इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा। ये फार्मूला यूज किया जाता है रेगुलर सरफेस के लिए। किसके लिए, रेगुलर सरफेस जहाँ पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, राइट। एंड ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है इरेगुलर सरफेस के लिए। कोई भी सरफेस दिया आपको, डजंट मैटर, इरेगुलर सरफेस है, किसी कैसा भी पैटर्न दिया है, उस केस में आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये वाला, फ्लक्स पासिंग थ्रू इरेगुलर सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस थीटा, राइट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर, थोड़ा सा लंबा खींच गया लेक्चर, हालांकि उतना जरूरी है ही, राइट, क्योंकि अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कंप्लीटली बेस्ड है इसी कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें आपको वो एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझा भी नहीं है तो अगेन वीडियो देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इवन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत अच्छे 1-2 क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।